बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो आज के लेक्चर में हम करेंगे पॉलिटिकल इस्लामिक फ़िलासफ़र शाह वलीउल्लाह। ठीक है, बड़े फेमस पॉलिटिकल फ़िलासफ़र हैं ये भी। इनका पूरा नाम है कुतुबुद्दीन अहमद इब्ने अब्दुर्रहमान अल रहीम। इब्ने कुतुबुद्दीन अहमद इब्ने अब्दुर्रहीम। इनके वालिद साहब का नाम था शाह अब्दुर्रहीम। ठीक है, उन्होंने अपना एक मदरसा बनाया था, मदरसतुर रहीमिया, बड़ा मशहूर मदरसा था। ठीक है, वहाँ पे स्टूडेंट्स आते थे और बेसिकली जो शाह वलीउल्लाह की इब्तदाई तलीम है वो भी मदरसतुर रहीमिया से ही हुई है। तो इनकी पैदाइश है 1707 की और इनकी जाके डेथ होती है 1762 1762। 1703 में। ठीक है, और जो इनके डॉक्ट्राइन थे जो हमने कल भी डिस्कस किए हैं, वहदतुल वजूद और वहदतुल शहूद, यूनिटी इन बीइंग एंड हैविंग अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गॉड। और बेसिकली ये जो सुन्नी सेक्ट है उससे इनका ताल्लुक था। ठीक है, सूफ़ी जो नक्शबंदी ऑर्डर है उससे ताल्लुक़ रखते थे। और बेसिकली इन्होंने हनफी और शाफ़ी जो हैं उनके अंदर यूनिफिकेशन, उनमें हम आहंगी पैदा करने की कोशिश की थी। ठीक है, ये आ जाएगा इनके इंट्रोडक्शन में। और बुक्स उन्होंने शाह वलीउल्लाह ने कौन कौन सी लिखी हैं, बुक्स में हमने देखा था कि आपको बताया है कि इन्होंने 51 बुक्स, नियर टू 51 बुक्स लिखी हैं डिफरेंट किस्म की। ठीक है, जिनमें मेन जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, जहाँ से इनके पॉलिटिकल थॉट या अपने सब कंटिनेंट के लिए थॉट, स्टेट के लिए थॉट्स आती हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। अल खैर अल खातिर, सितात, SATAAT, सतात SATAAT। हुज्जतुल बालिगा, जिसमें ये खुदा की मौजूदगी का बड़े गहरे प्रूफ देते हैं। ठीक है, हुज्जतुल बालिगा। बदरुल बाज़िगा, BUDURALBAZIGHA। बदरुल बाज़िगा का मतलब है कि जब 14वीं का चांद अपने फुल अरूज पे आसमान पे चमक रहा होता है, अपनी रोशनी चांदनी बखेर रहा है। ठीक है, और इसके अलावा जो हम सबसे ज़्यादा फेमस चीज़ शाह वलीउल्लाह की हम डिस्कस करते हैं कि उन्होंने कुरान पाक का तर्जमा सबसे पहले फ़ारसी ज़ुबान में, पर्शियन लैंग्वेज में किया था। और इनके बेटे जो थे शाह रफ़ीउद्दीन, ठीक है, इसी रिलेटेड है कि शाह रफ़ीउद्दीन ने सबसे पहले कुरान पाक का तर्जमा उर्दू ज़ुबान में किया। ठीक है, तो ये पॉइंट इनका बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो कि कुरान पाक का तर्जमा कर रहे हैं पर्शियन लैंग्वेज में। शाह रफ़ीउद्दीन इनके बेटे थे और इन्होंने क्या किया था, कुरान पाक का तर्जमा उर्दू में किया था। शेख अहमद सरहंदी को ना हम कहते हैं कि ही वाज अ फर्स्ट इस्लामिक रिफॉर्मर। ठीक है, फिलोसफर या थ्योरिस्ट ने रिफॉर्म्स लेके आया। ठीक है, कि इतना नॉलेज, इतनी सारी चीज़ें हमारी सोसाइटी में इकट्ठी तो हो चुकी हैं। ठीक है, तो उसमें रिफॉर्म्स कैसे लेके आनी है,
नई चीज़ें कैसे इंट्रोड्यूस करनी है, चीज़ों की जो इस्लाम की या कुरान पाक की तालीमात है उनके स्पिरिट को स्टेट के मामलात में कैसे इंक्लूड करना है, ठीक है, इसलिए उनको रिफॉर्मर कहते थे। तो जो शाह वलीउल्लाह है ये रेवोल्यूशनरी लीडर थे, ठीक है। रेवोल्यूशनरी किस तरह, अभी हम इनकी थ्योरीज पढ़ेंगे तो उनमें आएगा। और इन्होंने प्रॉपर रीजनरेशन की है एक इस्लामिक सोसाइटी की, एक इस्लामिक सोसाइटी को रीजनरेट करने की, रीडेवलप करने की कोशिश की है अपनी थ्योरीज के थ्रू। वजह क्या है कि उन्होंने, वो ऐसे बंदे थे शाह वलीउल्लाह साहब, जब उन्होंने सब अपने कॉन्टिनेंट में मुसलमानों की हालत इतनी ख़राब क्यों हुई है, ठीक है, उस पर सोचना शुरू किया था। उस टाइम क्या था कि 1703 में हमारी इनकी पैदाइश है, ठीक है। आप देखेंगे मुग़ल एम्पायर में 1707 औरंगज़ेब आलमगीर की डेथ के बाद बहुत ज़्यादा ज़वाल पजीर आना हुआ। यही 1707 से लेकर 1719 तक कुछ 6-7 लीडर जो हैं चेंज हो चुके थे। पहले 1526 से जब बाबर आया था, ठीक है, वहाँ 1526 में आया था, 24 में आया था, 1526 से लेकर 1707 तक 7 लीडर चेंज होते हैं, और 1707 से लेकर 1719 तक भी 7 लीडर चेंज हो जाते हैं, ठीक है। औरंगज़ेब आलमगीर की जो इनकी आगे औलाद थी वो क्या कर रही थी, कभी किसका तख्ता उलट दिया, कभी किसी को मार दिया। तो ये थे तो मुस्लिम रूलर, तो उस टाइम जो सब कॉन्टिनेंट में जो मुस्लिम रूलर थे उनकी हालत बहुत ख़राब थी, ठीक है। जब एक रूलर की जो है हालत ख़राब होगी तो ऑटोमेटिकली जो पूरी सोसाइटी है, जो मुस्लिम सोसाइटी है, वहाँ के नॉर्म्स, कल्चर, लॉ, जो चीज़ें होंगी वो ऑटोमेटिकली डिक्लाइन की तरफ जाना शुरू कर देती हैं, ठीक है। तो ही वाज अ रेवोल्यूशनरी रिफॉर्मर। रेवोल्यूशनरी क्यों था वो हम देखेंगे आगे जाके। अहमद शाह अब्दाली जब आए, ठीक है, मराठों के खिलाफ अगेंस्ट, ठीक है, तो सारी बात है, रेवोल्यूशनरी स्टेप ही इस तरह का बंदा वार की तरफ जाता है। और इकोनॉमिक फैक्टर जो थे, शाह वलीउल्लाह कहते थे ये इकोनॉमी जो है ना ये सोसाइटी को डेफिनेटली चलाती है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। कार्ल मार्क्स के जो पॉइंट थे, यानी कि कार्ल मार्क्स की पैदाइश तो उनके बाद है, पॉइंट जो कार्ल मार्क्स के थे वही इन्हीं के थे। वो ये भी चाहते थे कि जो हाँ इकोनॉमी जो है ना वो कम्युनिस्ट टाइप, ठीक है, ये इस तरह की होनी चाहिए। इस कम्युनिस्ट सिर्फ नहीं कहते, इस्लामिक कम्युनिज़म आ जाएगा, ठीक है। मुग़ल एम्पायर जो थी उनमें बहुत ज़्यादा चेंजेस आ रहे थे, ठीक है। वार ऑफ सक्सेशन, और जनाब मोहम्मद शाह रंगीला उसने अपने दोनों भाइयों को मार दिया था, ठीक है, कि वो इक़्तिदार पे आके ना बैठ जाएं। तो औरंगज़ेब आलमगीर की जो औलाद थी उन्होंने बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया था मुग़ल एम्पायर को, ठीक है। इसी वजह से तो बाहर से इन्वेडर बुलाने पड़े थे कि आप आए, हमारे जो मुस्लिम लीडर हैं वो इस टाइम अयाशियों में, शराब नोशी में, ठीक है, औरतों में इस टाइम गर्क हो चुके हैं। तो बाहर से कोई ऐसा लीडर आए जो कि हमें मराठों के ख़िलाफ़, दुश्मनों के ख़िलाफ़ हमें थोड़ा सा सेव करे, मुसलमानों को रिवाइव करके फिर वापस जाए, ठीक है। जो आपस में उनकी उस टाइम स्टेट थी मुग़लों की एम्पायर, उसके ख़िलाफ़ कॉन्स्पिरेसी चल रही थी, ठीक है। कोई रेबल ग्रुप वहाँ से खड़ा हो जाएगा। डेफिनेटली जब सेंट्रल गवर्नमेंट इतनी मजबूत नहीं होगी तो जो कॉन्स्टिट्यूट यूनिट होते हैं डिफरेंट किसी भी स्टेट के, वो स्टेट के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना शुरू कर देते हैं, ठीक है। जो एजुकेशन थी उस टाइम सब कॉन्टिनेंट में वो बिल्कुल ज़ीरो जा रही थी, ठीक है। एजुकेशन क्यों ज़ीरो पे जा रही थी? आपने पढ़ा है कि हुमायूं की डेथ कैसी हुई थी? औरंगज़ेब आलम, ये मुग़ल बादशाह आपने याद किए हुए हैं, तरतीब में किस तरह आते हैं? पहले बाबर, इसको आप याद रखो, भाग सम, BHAGSAM, ठीक है। बाबर, H हुमायूं, अकबर, जहांगीर, आगे शाहजहां, औरंगजेब, ठीक है। मौज़म, ठीक है। मौज़म किसका था?
जो आखिरी रूलर था हमारा बादशाह जफर, ठीक है, उनका नाम था मौज़म। हाँ मतलब कि मौज़म के नाम से आप उन्हें गए ना। हाँ ठीक है, तरतीब इनकी ये बन जाएगी अगर आप तरतीब से याद रखने हो ना। तो जो हुमायूं था ना, हुमायूं की डेथ कैसे हुई आपको पता है? वो अपने सीढ़ियों से गिरा था अपने पांचे के साथ कभी। सीढ़ियों, और सीढ़ियाँ कौन सी सीढ़ियाँ थी? लाइब्रेरी की सीढ़ियाँ, ठीक है। एक ऑनर की डेथ है यार, वो लाइब्रेरी से निकल के आ रहा है, मतलब कि कोई ना कोई काम की चीज़ ही कर रहा होगा, कोई स्टडी कर रहा होगा या कोई अपनी वैल्यूएशन कर रहा होगा। एजुकेशन उस टाइम थी मुसलमानों में, मुगल दौर में भी थी, लेकिन इस दौर में आके जो था एजुकेशन पे डिक्लाइन आ गया था। जब जारी बात है बादशाही स्टेबल नहीं है, गवर्नमेंट स्टेबल नहीं है, कज़न भाई एक दूसरे को मारते जा रहे हैं कि मैंने तख्त लेना है, तो इंस्टीट्यूशन या एजुकेशन तो बिल्कुल नीचे आ गई थी। स्पिरिट और जहाज जो था, ठीक है, वो बिल्कुल ज़ीरो लेवल पे आ चुका था। पहले तो जहाज होता था, मुसलमानों के खिलाफ कई जुल्म हो रहे थे जनाब, उस पर जहाज डिक्लेयर कर दिया जाए, ठीक है। तो स्पिरिट ऑफ जहाज उस टाइम के लीडर जो मुगल बादशाह थे उनमें बिल्कुल नहीं था, ठीक है, जिसकी वजह से शाह वली अल्लाह को रिफॉर्म्स करनी पड़ी। फॉरेन इन्वेडर सारी बात है, नादर शाह दिल्ली पे अटैक किया था, अहमद शाह अब्दाली, उनको भी खतूत लिख के बुलाया गया था कि आप आएँ, हमारी इधर हालत जो है सब कॉन्टिनेंट में बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। उसके बाद हमारे हुक्मरान कौन थे? ये जो मुग़ल सुल्तनत है ये हमारे उस टाइम हुक्मरान नहीं थे, हमारे तो हुक्मरान उस टाइम ब्रिटिश एम्पायर थी। अंग्रेज़ जो हैं गोरे आके हमारे ऊपर मुसल्लत हो चुके थे, वो बैठे हुए थे, ठीक है। इस वजह से मुसलमानों की और ओवरऑल यहाँ के जो लोग थे उनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी, ठीक है। और जारी बात है उस टाइम पे मुग़ल या ईस्ट इंडिया कंपनी क्यों काबज़ हो गई थी? उनकी नेवी स्ट्रॉन्ग थी, और जो सब कॉन्टिनेंट है इंडिया, इसकी नेवी थी, ठीक है। अगर थी तो बिल्कुल कमज़ोर टाइप थी, ज़्यादा नेविगेट नहीं कर सकती थी या फॉरेन इन्वेडर्स को रोक ही नहीं सकती थी। तो ये वो इन्वायरमेंट था शाह वलीउल्लाह का। बेसिकली ये हमने सारा इंट्रोडक्शन देना था जो इस्लामिक प्रोपोगेशन इन सब कॉन्टिनेंट है उसमें, ठीक है। तो शाह वलीउल्लाह चलो अब आ गए, तो इसके लिए सारा ये माहौल तैयार किया हमने, ये बैकग्राउंड था जिसमें शाह वलीउल्लाह ने काम करना शुरू किया। उसके अलावा दीन अकबरी आ चुका था अकबर के दौर में, ठीक है। तो दीन अकबर को बेसिकली काउंटर किया है शाह वलीउल्लाह, ठीक है, जो रिफॉर्म्स लेके आए हैं जिनको वो सोशल रिफॉर्म्स अपने कहते हैं। इन सोशल रिफॉर्म्स जो सर सैयद शाह वलीउल्लाह के थे कि आपने इस्लामिक टीचिंग होनी चाहिए, और रूलर ऑफ द हेड ऑफ द स्टेट या रूलर ऑफ द स्टेट जो है वो मुस्लिम होना चाहिए, ठीक है। सारी बात है, मुस्लिम हेड ऑफ द स्टेट होगा ना तो वही इस्लाम के प्रिंसिपल्स को इम्प्लीमेंट करेगा। अब ये तो नहीं हो सकता कोई क्रिश्चियन या हिंदू को ही हो हेड ऑफ द स्टेट, ठीक है, उस टाइम में, और वो सारी चीज़ें इस्लाम की इम्प्लीमेंट कर दे, नहीं, वो तो सेकुलर व्यू लेके आएगा। अगर वो मेजोरिटी हिंदू होगी तो वो हिंदुओं के जितने पॉइंट हैं उनको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो सोशल रिफॉर्म तो यहाँ तक उन्होंने कहा था कि अगर दो मुसलमान आपस में हैं, ठीक है, उनका इस्लाम के किसी पॉइंट पे झगड़ा हो जाता है, इख्तलाफ है, ठीक है, वो कहते हैं कि दोनों फिर इस्लाम से फारिग हैं, उसमें ये नहीं देखा जाएगा कि कौन सही है कौन गलत है। इस्लाम में एक दूसरे के साथ इख्तलाफ ना करो। वो क्या ये पॉइंट उन्होंने क्यों रखा था कि लोग कम से कम जितनी इस टाइम कॉन्टिनेंट की हालत डिक्लाइन की तरफ जा रही थी, लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा हम मांगी हारमोनी पैदा की जा सके, लोग एक दूसरे के ज़्यादा करीब आ सकते हैं, इख्तलाफ से ज़रा दूर रहें। ये दौर ऐसा था, ठीक है। अब तो इस्लामी इख्तलाफ हम कर सकते हैं, इस्लाम पे बात करते हैं, दूसरा पॉइंट आ जाता है, थीसिस आ जाता है, उसका एंटी थीसिस आ जाता है। इट डजंट मीन कि वो दोनों इस्लाम से फारिग हो चुके हैं, ठीक है। वो कहते हैं कि उस टाइम की एक लिमिटेड टाइम के लिए उन्होंने कहा था कि अगर किसी एक मुसलमान भाई का दूसरे मुसलमान भाई के साथ कोई किसी पॉइंट पे झगड़ा आ जाता है तो दोनों इस्लाम से फारिग हैं, उनका इस्लाम से फिर कोई ताल्लुक नहीं होगा। इस्लामिक जस्ट वार का एक कंसेप्ट देते हैं,
ठीक है, इस्लामी जस्ट वार, जारी बात है इस्लाम पे मुसलमानों पे कई जुल्म ज़ब्त जुल्म हो रहा है, आप उनकी रियासत पे हमला कर देते हो, उनकी रियासत पे काबूज हो जाते हो, ठीक है। तो उसके बाद आप पे क्या क्या चीज़ें फ़र्ज़ हैं जो कि आप कह सकते हो ये हमारी लेजिटिमेट है, लीगल है, जायज़ है, ठीक है। सबसे पहले तो आप उन्हें कहते हो कि जी इस्लाम कबूल करना, जितनी उनकी रियाया होती है हम उनको जाके कहते हैं इस्लाम कबूल करें, ठीक है। दूसरे नंबर पर आपने जजिया देना है, ठीक है। जजिया देने का भी एक डिसाइड करने का क्राइटेरिया होता है कि कितना आपने जजिया देना है, ठीक है। और तीसरे नंबर पर कहते थे आप इस्लाम भी कबूल नहीं कर रहे, आप जजिया भी नहीं दे रहे, तो उनके खिलाफ जो है आपने जहाद का ऐलान कर दिया। इसीलिए इनको रेवोल्यूशनरी लीडर कहा जाता है। कॉन्सेप्ट तो ये जहाद का पहले से था, इस्लाम की टीचिंग खिलाफत के दौर से, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से खिलाफत जहाद का कॉन्सेप्ट तो आ चुका था, ठीक है। तो इस्लाम के मुताबिक जायज़ जंग जो है ना वो ये है, जाते हो आप पहले आप उनको कंकर करने से भी पहले उनके बादशाह को पैगाम पहुंचाते हो, ठीक है, कि आप सब लोग इस्लाम कबूल कर लें, आपकी जितनी रियासत है, जितने आपके रियाया है, सब लोग इस्लाम में कन्वर्ट हो, ठीक है। वो कहते हैं नहीं जी हम इस्लाम में कन्वर्ट नहीं हो सकते, फिर आप उन्हें कहेंगे आप जजिया दो, ठीक है। अगर तो जजिया देते हैं तो जंग टल जाएगी, उससे पहले अगर इस्लाम कबूल कर लेते हैं तो भी जंग टल जाएगी, जजिया दे देंगे तो भी जंग टल जाएगी। जजिया फजलरमान पैसा सोना चांदी इसके सब में आ जाता है, ठीक है। अगर ये दोनों भी नहीं देते वो तो फिर आप उन पर जहाद डिक्लेयर करते हैं। तो जहाद के बाद जारी बात है देखेंगे, अगर तो आप जीते हैं तो फिर जारी बात है वो स्टेट भी आपकी होगी और उस पर आप इस्लाम के कवानीन जो है उनको नाफिज करेंगे, ठीक है। अगर उन्होंने आप पे कब्जा कर लिया है फिर तो जाहिर बात है इस्लामिक आप भी गए, इस्लामिक कवानीन भी आपके गए, तो जो जजिया लेने वाली बात थी वो भी ख़त्म हो गई, ठीक है। ये उन्होंने जस्ट वार का कॉन्सेप्ट दिया है। और आगे इन्होंने इन्फ्लुएंस जाके जिन जिन को किया है, सैयद अहमद शहीद, ठीक है, उसके बाद सर सैयद अहमद ख़ान, इल्लामा इकबाल, इनमें हम इनकी देखते हैं कि इनको जाके बहुत ज़्यादा इम्प्रेस की है। और शाह वलीउल्लाह को फादर ऑफ नियो इस्लामलाइजेशन कहा जाता है। एक तो वो कॉन्सेप्ट था ना जो हम ले रहे थे कुरान और हदीस की रोशनी में, शरिया से, न्यू इस्लामिलाइजेशन, न्यू इस्लामाइजेशन। शाह वलीउल्लाह की पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशंस कौन कौन सी हैं, ठीक है, ये आपने पॉइंट ज़रा जल्दी जल्दी नोट करते जाने हैं। कंट्रीब्यूशन, पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशंस ऑफ शाह वलीउल्लाह। पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशंस में आ जाता है सबसे पहले टीचिंग ऑफ यूनिटी फॉर मुस्लिम्स। डेफिनेटली उन्होंने कहा था दो मुसलमानों का आपस में इख्तलाफ है तो दोनों को दायरा इस्लाम से बाहर करो। इसका मकसद है कि अपने अंदर इख्तलाफ कम से कम करो और डेफिनेटली जब इख्तलाफ कम होगा तो यूनिटी आपस में ज़्यादा आएगी, ठीक है। एज अ रिकॉन्सिलिएशन उन्होंने की थी, कौन से शाफी और हनफी जो थे उन दोनों में हम आहंगी पैदा करने की कौन सी कोशिश की है, तो रिकॉन्सिलिएशन की है, इसलिए इनको कहेंगे एज अ रिकॉन्सिलाइट। कॉपरेशन एंड हारमनी बिटवीन सुन्नी एंड शिया, डेफिनेटली वही पॉइंट आ गया। अहमद शाह अब्दाली जो कि उस टाइम अफ़गानिस्तान के रूलर थे, ठीक है, उनको ख़त लिखे मरहट्टा के ख़िलाफ़, फिर उनकी इनकर्शन हुई है, हमला हुआ, यहाँ पे ठीक ठाक कत्लो गारत लूट मार की गई। और उसके बाद जो नेक्स्ट कंट्रीब्यूशन है वो है स्पिरिट ऑफ जिहाद। जारी बात है जहाद का है, जस्ट वार, पहले आप इस्लाम कबूल कर लो
वरना जजिया दो, तीसरे नंबर पर उन पे जिहाद डिक्लेयर कर दो। या कह सकते हैं पॉलिटिकल अवेकनिंग इन सोसाइटी। ठीक है, लोगों एजुकेशन की में कह रहे थे उस टाइम बिल्कुल डिक्लाइन चल रहा था, सारी बात है, खतूत लिखे। इसलिए इनको रेवोल्यूशनरी कहा जाता है और इन्होंने प्रॉपर रीजनरेशन की। तो लास्ट में इनका और सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट आ जाता है एवोल्यूशन ऑफ सोसाइटी। आखिरी पॉइंट है ये, पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन नहीं, ये आखिरी मतलब कि ओवरऑल थ्योरी जो हमने डिस्कस करनी है, एवोल्यूशन ऑफ सोसाइटी। ठीक है, सोसाइटी कैसे है ये। अब इसमें हम कॉन्सेप्ट देखेंगे, नेचुरलिस्ट जो पॉलिटिकल फिलासफर थे उनके कॉन्सेप्ट भी कुछ मिलते जुलते हैं, कुछ बाद में जो आए कॉन्ट्रेक्चुअलिस्ट या फिर जो यूटिलिटेरियनिस्ट जो बाद में आए, ठीक है, उनके साथ भी बहुत सारे पॉइंट मिलते जुलते हैं कि सोसाइटी आपस में वजूद में कैसे आई है। ठीक है, वो कहते हैं अर्ली सोसाइटी जो है ना, जो पहले की थी, वो स्टेट ऑफ नेचर की बात नहीं करते, डायरेक्ट अर्ली स्टेट उन्होंने वर्ड यूज़ किया। ठीक है, तो वो कहते हैं अर्ली स्टेट जो थी ना, दैट वाज नॉट डिफरेंट फ्रॉम एनिमल्स, लेकिन सिर्फ उनमें क्या थी, थोड़ी बहुत सेंस थी और चीज़ों को बस अंडरस्टैंड करते थे। बाकी सारी बात है, ना लॉ एंड ऑर्डर था, ना कोई कॉन्स्टिट्यूशन था। जब ये चीज़ें नहीं होती तो वो कौन सा कानून होता है, जंगल का कानून। तो जंगल में कौन रहते हैं फजल रहमान, जानवर ही रहते हैं, सारी बात है, एनिमल्स। इसलिए कहते हैं जो अर्ली सोसाइटी थी ना, दैट वाज नॉट डिफरेंट फ्रॉम एनिमल्स। तो 4 स्टेजेस में सोसाइटी इवॉल्व हुई है, 4 स्टेजेस। ठीक है, पहली वो तो डायरेक्ट कहते थे ना स्टेट ऑफ नेचर है, स्टेट ऑफ नेचर से हम डायरेक्ट अपने कवानीन बना लेते हैं तो हमारी आपस में सोसाइटी बन जाती है। वो चाहे हम सोशल कॉन्ट्रैक्ट कर लें या यूटिलिटी को यूज़ कर लें। तो ये कहते हैं कि नहीं, ये 4 स्टेजेस ऐसे थे, ठीक है, जिसमें सोसाइटी डिवेलप होना शुरू हुई है, जिसमें इवॉल्व हुई है, एवोल्यूशन। ठीक है, फजल रहमान समझ आ रही है? नहीं समझ आ रही तो आप क्वेश्चन कर सकते हो यार फौरन। ठीक है, तो पहली स्टेज जो थी, ठीक है, उसमें वो कहते हैं कि सोसाइटी को स्टेज फर्स्ट, इसमें क्या करते हैं, सोसाइटी को 4 क्लासों में डिवाइड थी। ठीक है, एक जो सोसाइटी थी उसमें 4 ग्रोह आप कह सकते हो। किस किस्म के ग्रोह थे, एक तो कुछ वाइज या अक्लमंद बंदे जो होते हैं, विजडम रखने वाले, ठीक है, वो लोगों के फलाह बहबूद की काम करते थे। वो भी हमने देखा है डेफिनेटली, सोक्रात, एरिस्टोटल, प्लेटो या इसके अलावा जितने पॉलिटिकल फिलासफर थे, उन लोगों के पास सोच समझ थी तो वो काम करते थे। किसके लिए काम करते थे, सोशल बेनिफिट्स, ताकि सोसाइटी में ज़्यादा लोगों को इससे फ़ायदा हासिल हो सके। ठीक है, दूसरी जो एक वेल्दी क्लास होती थी, जिसके पास क्या होता था, जानवर वगैरह रेवड़ उन्होंने ज़्यादा रखे होते थे, और लैंड ओनर भी ज़्यादा वही लोग होते थे। 4 ग्रुप हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तीसरा होता था जो लोग जिन वेल्दी तो नहीं होते, अक्लमंद भी नहीं होते, लेकिन वो उनकी जिसामत अच्छी होती है और वो बहादुर होते हैं। ठीक है, और इस तरह के जो लोग थे ना, वो मुल्क के, स्टेट के बॉर्डर्स को सिक्योर करने का काम करते थे। ठीक है, और चौथे होते थे कनिंग पीपल, तेज तरार चालाक लोग किस्म के लोग। ठीक है, वो क्या करते थे, वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के अटेंशन हासिल करने की कोशिश करते थे, फेम हासिल करते थे, और एट दी एंड उनका क्या होता था, किसी ना किसी तरीके से हम अथॉरिटी हासिल कर लें इस सोसाइटी के अंदर, वरना अथॉरिटी के नियर तरीन पहुंच जाए। एंड मकसद क्या होगा कि इस सोसाइटी में अथॉरिटी मेरी चल रही हो। इन शॉर्ट आप कह सकते हो उस हेड सोसाइटी का हेड बनने की वो कोशिश करते हैं, जो तेज और चालाक लोग होते हैं। ठीक है, ये फर्स्ट स्टेज थी एवोल्यूशन की। ठीक है, फिर आ जाती है, वो कहते हैं कि सेकंड स्टेज। जो सेकंड स्टेज ऑफ सोसाइटी की एवोल्यूशन की है, वो डिवाइड की है 3 पार्ट्स में। ठीक है, एक होता है गाइडिंग
म्यूचुअल कॉपरेशन एंड म्यूचुअल एक्सचेंज। रिपीट कीजिएगा। गाइडिंग प्रिंसिपल्स, म्यूचुअल कॉपरेशन एंड म्यूचुअल एक्सचेंज। गाइडिंग प्रिंसिपल्स में क्या क्या आ जाता है? ये हमारे एथिक्स, मॉरल वैल्यूज़, ठीक है, कि हमने किस तरह की खुराक खानी है, हलाल खानी है, जारी बात है, हांडी पकानी है तो साफ़ सुथरी चीज़ें खानी है, ठीक है, ड्रेसिंग करनी है, अपने लिविंग स्टैंडर्ड को ज़रा इम्प्रूव करके रखना है, ठीक है। ये आ जाते हैं गाइडिंग प्रिंसिपल्स, ताकि अपने कमरे को साफ रखेंगे, सोफ़ा रखेंगे, बेड रखेंगे, टेबल रखेंगे, ताकि कोई गेस्ट आए ना उसको बैठने में आसानी रहे, ठीक है, और वो देखे कि इस घर वालों को कोई सलीका तरीका है बैठने का, अपने घर को संवार के रखने का, ठीक है। ये था गाइडिंग प्रिंसिपल्स, जिसकी वजह से सोसाइटी इवॉल्व हो रही है अभी। दूसरा आ जाता है म्यूचुअल कॉपरेशन। जारी बात है, एक फैमिली है वो अपने घर को संभाल लेती है, फिर एक पूरा मोहल्ला आता है, मोहल्ले में हम एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, ख़त्म दिलवाते हैं तो चावल भेजते हैं सबके घर पर मेहमान, ठीक है। वो क्या होता है, वो रिलेशंस को बिल्ड कर रहा होता है। शादी आ जाती है, क्या करते हैं, सबके घरों में मिठाई भेजते हैं, ठीक है, ये आ जाती है म्यूचुअल कॉपरेशन में। इसी तरह जब ये घर के अंदर फौतगी हो जाती है तो सारे फिर अफसोस के करने उनके घर आ जाते हैं। ये म्यूचुअल कॉपरेशन शुरू हो जाता है सेकंड स्टेज ऑफ एवेल्युएशन में, ठीक है। फिर म्यूचुअल एक्सचेंज आना शुरू हो जाता है। आप इमोशंस, अपनी फीलिंग्स को, अपनी ओपिनियंस को दूसरों के साथ शेयर करते हैं, ठीक है। लेन देन का सिस्टम शुरू होता है। वो कहता है कि मैं तुझसे सब्ज़ी मुझे दे दे, बदले में मसाला वगैरह मुझे दे दे। जारी बात है, पहले करेंसी नहीं थी, बार्टर सिस्टम था। बार्टर सिस्टम में ये होता था, आप कारपेट बना रहे हो, मैं चेयर वगैरह बनाता हूँ, मैं कहता हूँ यार मैं आप मुझसे चेयर ले लो, बदले में मुझे कारपेट दे दो, जब पैसे नहीं होते, ठीक है। इसी तरह होता है ना एक्सचेंज। तो वो आ जाता है म्यूचुअल एक्सचेंज आता है। फिर वहाँ से हम स्किल्स आती हैं। एक बंदा कहता है कि आपको ये काम आता है, ये काम आप मुझे भी सिखा दो। फॉर एग्जांपल कोई मोटरसाइकिलों का काम सीखने जाता है, जो स्किल्ड बंदा है वो उसी के पास जाता है, उससे जाकर कहता है कि आप मुझे भी सिखा दो। वो कहता है हाँ मैं तुझे भी सिखा दूँगा। तो ये उसने अपनी लेबर या अपनी स्किल जो उसके पास थी उसने दूसरों को भी ट्रांसफ़र की, ठीक है। तो ये आ जाता है म्यूचुअल एक्सचेंज। कॉपरेशन में रिलेशंस आ जाएंगे ना उनके, फैमिलीज़ के, सोसाइटी के आपस में। फिर आ जाती है चीज़ों को एक्सचेंज करना। अब मैं आपको नोट्स दे रहा हूँ, ये म्यूचुअल एक्सचेंज आ जाएगा कि उसमें जो चीज़ें आपको चाहिए वो ले लें, ठीक है। म्यूचुअल कॉपरेशन क्या है, हम मिलजुल के बैठते हैं, एक दूसरे को चाय पिलाते हैं, खाना खा रहे हैं, ये हमारा म्यूचुअल कॉपरेशन आ जाएगा। इजाज़त है, नहीं समझ आ रही? अच्छा, जो कहते अब थर्ड स्टेज आती है इन दी एवेल्युएशन ऑफ सोसाइटी। वो कहता है कि पहली दो स्टेजेस थी ना, उसमें शिद्दत बहुत कम थी सोसाइटी के करीब आने की, इतनी ज़्यादा चीज़ें नहीं थी, ठीक है, इमोशंस इतने ज़्यादा डीप नहीं थे। जब तीसरी स्टेज आती है तो वहाँ पे आके वो कहता है कि चीज़ें थोड़ा सा ज़्यादा इम्प्रूव होना चाहती है। सारी बात है, टोटल 4 स्टेजिंग में हमने करना है, ठीक है। तीसरी स्टेज आ जाएगी सेफ्टी ऑफ अप्रूव्ड मॉरल्स। मॉरल वैल्यू है जी, आपस में सबने में किसी ने लड़ना नहीं है, ठीक है। अगर कोई लड़ भी रहा है तो उसकी जाके आपस में सुलह करवा दो, ठीक है। दो हमसाए हैं आपस में लड़ पड़े हैं तो सामने जिसका घर है उसकी कोशिश होगी कि यार इन दोनों की सुलह भी करवाओ, और ये जिस मसले पे लड़े हैं ना आके, जिस पे इनका कॉन्फ्लिक्ट होया है, वो मसला भी ख़त्म करवाओ, ताकि फ्यूचर में किसी किस्म की इनकी आपस में लड़ाई ना हो, ठीक है। इसको कहते हैं सेफ्टी ऑफ अप्रूव्ड मोरल्स, और इस तरह के इंसिडेंट फ्यूचर में ना हो, ठीक है। दूसरे नंबर पे कहते हैं कि इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पेनल्टीज़। अब अगर एक बंदा है, उसको एक दफ़ा तो छुड़वा दिया, 2 दिन बाद देखा जनाब तीसरे हमसाए के साथ जाके लड़ रहा है, वहाँ से भी उसको मसला हल करवा दिया, वो जाके सड़क पर किसी और के साथ लड़ पड़ा है, मतलब कि वो बंदे भी मसला है ना फिर। तो कहता है कि ऐसे लोगों के लिए फिर पेनल्टी होती है, या उन पे जुर्माना लगा दिया जाता है। वो डिपेंड करता है उनके नेचर ऑफ क्राइम पे। अगर तो उसका क्राइम छोटा है
ठीक है, तो उस पर डेफिनेटली फाइन लगा दिया। अगर उसने सीरियस किस्म का ऑफेंस जो है कमिट किया है तो उनको फिर सज़ा उस तरह से देनी चाहिए। थ्योरी ऑफ क्राइम भी जैसा कि हमने किसकी थ्योरी में देखा था कि जो कैपिटल पनिशमेंट भी देखी थी जॉन लूक की, और यूटिलिटेरियन में देखा था हमने, मिल ने भी कहा था थ्योरी ऑफ पनिशमेंट, ठीक है, जहाँ पे हार्म प्रिंसिपल हमने डिस्कस किया था कि जब हार्म प्रिंसिपल, एक बंदे को उतनी आज़ादी होनी चाहिए कि वो दूसरों को नुकसान ना पहुँचे उस वजह से। अगर दूसरों को उसकी वजह से नुकसान पहुँचता है तो उनके लिए कवानीन या फिर सज़ा होनी चाहिए, पेनल्टी, लॉ ऑफ पेनल्टी जिसे हमने कहा था, ठीक है। जहाद, हाँ नहीं स्टेज तीसरी चल रही है, उसका तीसरा पार्ट। एक्सटर्नल थ्रेट्स को रोकने के लिए जो बाहर से आपकी जो कफार मजाक फॉर एग्जांपल आप पे हमलावर हो जाते हैं, ठीक है, इसको वो वार नहीं कह रहे, इसके लिए वर्ड जहाद यूज़ किया है क्योंकि वो इस्लामिक पॉलिटिकल फिलासफर है, ठीक है, तो उनके लिए जहाद डिक्लेयर बिल्कुल करना बनता है। और जो आपकी रियासत के ब्रेव बहादुर लोग हैं, ताकतवर लोग हैं, ठीक है, वो इस चीज़ के लिए उनको हमेशा रेडी रहना चाहिए। जैसा कि मैकियावेली ने कहा था, कांस्टेंट रेडीनेस फॉर वार, प्रिंस के लिए, प्रिंस को जो है मसलसल वार के लिए तैयार रहना चाहिए, किसी भी टाइम जंग हो सकती है, ठीक है। उसके लिए ये नहीं करना मैं आर्मी तैयार कर लूँ, मैं घोड़े तैयार कर लूँ, अपना सामान तैयार कर लूँ, तीर नेज़े वगैरह तैयार कर लूँ, ये चीज़ें आपकी हमेशा तैयार रहनी चाहिए और आप मेंटली तौर पे भी जंग के लिए तैयार रहना चाहिए, ठीक है। यही थ्योरी वो पेश कर रहे हैं आगे। अचीवमेंट ऑफ पब्लिक वेलफेयर, इन सारी चीज़ों का मकसद क्या है कि लोगों की ओवरऑल जो ज़िंदगी है इम्प्रूव हो, उनके आपस के जो रिलेशन है वो इम्प्रूव हो, उनके जो आपस में कोऑपरेशन है वो बढ़े, ठीक है। उसके लिए उनको गाइडलाइन भी देनी पड़ती है, बहुत सारी जगह पे लोगों को ट्रेनिंग भी देनी पड़ेगी, ठीक है। ट्रेनिंग किस तरह, वेलफेयर के लिए हम बात कर रहे हैं, पोलियो की कंपेन चलती है पाकिस्तान में, तो पोलियो के खतरे में उससे पहले उन्हें गाइडलाइन दी जाती है, आपने किन किन घरों में जाना है, क्या क्या चीज़ें चेक करनी है, किन बच्चों को, कितनी एज के बच्चों को आपने कतरे पिलाने हैं। उसके बाद उनकी ट्रेनिंग होती है, जैसे कि आप CSS करोगे, CSS के बाद आपको डायरेक्ट असिस्टेंट कमिश्नर नहीं लगा दिया जाएगा, उससे पहले आपकी 2 साल की या 22 महीने की प्रॉपर ट्रेनिंग होगी कि आपने उधर जाके करना क्या है, गाइडलाइन आपको अभी दी जा रही है, उसके बाद प्रॉपर ट्रेनिंग होगी, फिर जाके आप उस चीज़ को एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे स्टेज 3 कंप्लीट हो जाती है। स्टेज 3 में क्या हुआ, आपने जो मोराल्स थे उनको आपने अप्रूव किया, ठीक है, पेनल्टी की, जहाद डिक्लेयर किया और सोसाइटी में म्यूचुअल कोऑपरेशन पैदा किया पब्लिक वेलफेयर के लिए। 4th स्टेज, ठीक है, तो कहते हैं कि जब इन 3 स्टेजेस में से सोसाइटी गुजर जाती है, पहली स्टेज, दूसरी स्टेज, तीसरी स्टेज, जब 4थी स्टेज पे आती है ना, और ये 4थी स्टेज को सही तरह अपने अंदर इम्प्लीमेंट कर लेती है, फिर जाके एक कंप्लीट सोसाइटी बनती है। 4थी स्टेज के पॉइंट क्या हैं, इसके 2 पॉइंट है, पहले वो आप लिख लें 4th स्टेज के। कोलेक्टिव लाइफ, लिखो, कोलेक्टिव लाइफ शुड अटैच इटसेल्फ टू अ लार्जर पॉलिटिकल सिस्टम टू अवॉइड एक्सटर्नल डिसऑर्डर। क्या मतलब है इस बात का? इसका मतलब यही है कि जो हर बंदे की इंडिविजुअल लाइफ थी, इंडिविजुअल लाइफ से हमने सोसाइटी बनाई, सोशल बने, सारे आपस में कुछ इंटरेस्ट छोड़ दिए, कलेक्टिव इंटरेस्ट बन गया आके, हमारी ये स्मॉल कम्युनिटी बनती है, ठीक है।
तो फॉर एग्जांपल सूबा पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, KPK, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, ठीक है, ये सारे क्या करेंगे, ये सारे छोटे छोटे मिल के एक लार्जर पॉलिटिकल सिस्टम में आ जाएंगे। सोशल कॉन्ट्रैक्ट का कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट टू सम एक्सटेंट डेफिनेटली, वो वर्ड यूज नहीं कर रहा, सेंस वही आ जाएगी, ठीक है। तो लार्जर पॉलिटिकल सिस्टम हमारा आके बनता है इस्लामाबाद में इन द फॉर्म ऑफ नेशनल असेंबली, ठीक है। मकसद इसका क्या है कि डिसऑर्डर सोसाइटी में ना हो और जो एक्सटर्नल थ्रेट है वो उससे बलूचिस्तान भी बचा रहे, सिंध भी, पंजाब भी, KPK भी, गिलगित बल्तिस्तान भी और कश्मीर। चौथी स्टेज में आके सोसाइटी कंप्लीट हो रही है। दूसरा सर ये पहले का जो टू अवॉइड उसके बाद क्या था? डिसऑर्डर विद इन सोसाइटी। जी सर कर लीजिए, दूसरा बता दो। म्यूचुअल पॉलिटिकल यूनिटीज, ये सही बात है। अब पॉलिटिकल यूनिटी होगी ना, जो हम इस्लामाबाद में एक नेशनल असम्बली हम बना रही है, ये हमारे पाकिस्तान की नेशनल पॉलिटिकल यूनिटी है, ठीक है। शुड क्रिएट सेम म्यूचुअल कॉपरेशन एंड ट्रांसफर इट टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट विद ईच अदर्स। तो ये 4 स्टेजेस होती हैं किसी भी सोसाइटी की एवेल्यूएशन के लिए, ठीक है। पहले में सारे इंडिविजुअल्स होते हैं, छोटे छोटे ग्रुपों में रहते होते हैं, वहाँ से लेकर आपस में कॉपरेशन से लेकर आपस में एक दूसरे का डिफेंड करने से लेकर आपस में एक दूसरे की गाइडलाइन से लेकर म्यूचुअल कॉपरेशन आ जाता है, ठीक है। उसके बाद म्यूचुअल एक्सचेंज से लेकर एंड आके आपका क्या बनता है, आप एक लार्जर पॉलिटिकल सिस्टम में आ जाते हो जो कि हमारा नेशनल असेंबली है, ठीक है। वो कहते हैं कि यहाँ पे आके सोसाइटी जो है वो कंप्लीट हो जाती है। ये इस तरह इवॉल्व होना शुरू होती है सोसाइटी।